ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम 111 शिकारी शिकार को देखता है। लवर्स गार्डन क्षेत्र में बसने और आनंद लेने के लिए अलग अलग जगहें थीं और उनमें से एक पसंदीदा मिडास ड्रिंक बार है। इस जगह पर आने वाले सैकड़ों होम्बन अपना समय बातचीत करते हुए बिताते थे और साथ ही होम्बन जाति का पसंदीदा पे मिडास ड्रिंक भी पीते थे। एक खास तरह की शराब जो पीने वाले को खुशी से बेहद नशे में डाल देती थी। अगर कोई इस नशीले पेय को बहुत ज़्यादा पी लेता है तो सबसे मजबूत होम्बन भी दिन और रात के बीच अंतर नहीं कर पाएगा और अनजाने में ज़मीन पर गिरकर सो जाने से पहले अपने सारे गहरे राज उगल देगा। होम्बन हमेशा से इस खास शराब को पसंद करते आए हैं, खास तौर पर युवा वयस्कों को, क्योंकि यह उनके दुखों को भुलाने के साथ साथ उन्हें गहरी नींद में सुला देती है। बार के चहल पहल भरे निचले हिस्से में होम्बन के समूह देखे जा सकते थे। एक होम्बन अचानक उस जगह पर आया और अपनी सुस्त आंखों से उस जगह को देखा और फिर एक सीट की ओर बढ़ गया। ज़ेरास ने कमरे के चारों ओर देखा और उसकी नज़र कमरे में मौजूद सभी लोगों पर थी, उनमें से एक खास व्यक्ति की तलाश में। आपको कितनी बोतलें चाहिए? अचानक उसके बगल में एक महिला होम्बन की आवाज़ गूंजी। जैसे ही ज़ेरास ने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया और अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, एक छोटा सा टॉप पहने हुए जो केवल उसके सीने के हिस्से को ढकता था और एक टाइट फिटिंग स्कर्ट, जिसे देखकर ज़ेरास को आश्चर्य हुआ कि उसे खुद को उसमें ढालने में कितना समय लगा। उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान देखी जा सकती थी जो किसी भी पुरुष को उत्तेजित कर सकती थी। एक बोतल ही काफ़ी है, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और टेबल पर वापस जाने से पहले उसने उसे एक चमकदार मुस्कान दी। ये रहा, महिला ने उसे एक ट्रे देते हुए कहा जिसमें लाल रंग के पे की एक बोतल थी। धन्यवाद, और अगर तुम मेरे साथ कुछ कप पीना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ज़ेरास ने उसे आंख मारते हुए कहा, जिससे उसके होठों से हल्की सी हंसी निकल गई और वह दूर चली गई। ज़ेरास ने शराब की एक घूंट लेने से पहले कप भरने से पहले मेज पर रखी बोतल को देखा। थोड़ा मीठा, कम से कम ये फलों के रस से तो बेहतर है, ज़ेरास ने कहा और लगातार रस की चुस्कियां लीं, लेकिन उसने अपना ध्यान अपने लक्ष्य से नहीं हटाया। उससे लगभग 4 टेबल दूर 4 होम्बन का एक समूह एक टेबल के चारों ओर बैठा था और उनकी जोरदार हंसी और बहस पूरे बार में गूंज रही थी, जबकि शराब की लगभग 10 बोतलें उनके चारों ओर थीं। जबकि टेबल पर बैठे अन्य लोगों के सामने अधिकतम 2 बोतलें थीं, एक निश्चित होम्बन के सामने कुल 4 बोतलें थीं, जबकि अन्य लोग उसकी चापलूसी कर रहे थे। ज़ेरो, आखिरकार तुम्हें मंदिर में गार्ड बनने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा, एक हम्बन ने उस पर चापलूसी करते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल, 100 से ज़्यादा हम्बन में से जिन्होंने गार्ड बनना चुना, सिर्फ 20 ही चुने गए। सीनियर ज़ीरो की योग्यता के बारे में यह बात काफ़ी है, दूसरे युवक ने कहा, जिससे ज़ीरो के चेहरे पर एक छोटी सी गर्व भरी मुस्कान उभर आई। ईमानदारी से कहूँ तो मैं यह नहीं कहूँगा कि टेस्ट में कुछ ज़्यादा खास है। आपको बस बहुत मेहनत करनी है और एक दिन आपको ये पद मिल जाएगा, ज़ीरो ने एक और ड्रिंक लेते हुए कहा। ज़ीरो, अब जब तुम मंदिर के गार्ड में से एक बन गए हो, क्या तुम हमें अपना गार्ड कार्ड दिखा सकते हो? हम्बन में से एक ने उससे चापलूसी भरे चेहरे के साथ पूछा। ज़ीरो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं सोचा और टेबल पर रखने से पहले नीले रंग का कार्ड निकाला। हम्बन में से एक ने धीरे से कार्ड उठाया और उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे वे सबसे दुर्लभ खजाने को थामे हुए हों। ये सच है, इसमें आपका नाम और तस्वीर भी है। इसके साथ आपसे कार्ड चुराने की कोशिश करना व्यर्थ होगा क्योंकि आपकी तस्वीर स्पष्ट रूप से खींची गई है, कार्ड मांगने वाले होम्बन ने कहा। इस कार्ड के साथ आपको तुरंत मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, दूसरे होम्बन ने कार्ड को देखते हुए कहा। ज़ेरास लगातार उनकी बातचीत सुन रहा था क्योंकि जानकारी सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कार्ड पर कुछ नज़रें भी चुराईं। तो मुझे टॉवर तक पहुंचने के लिए बस उस कार्ड की ज़रूरत है, ज़ेरास ने खुद से कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह होम्बन टॉवर में घुस नहीं सकता था क्योंकि सामने और टॉवर के भीतर बहुत सारे होम्बन गार्ड तैनात थे। इसलिए उसका सबसे अच्छा विकल्प टॉवर में गुप्त रूप से घुसपैठ करना था और ऐसा करने के लिए उसने एक गार्ड का रूप धारण करके टॉवर तक पहुंचने की योजना बनाई। इस तरह वह टॉवर का अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक पता लगा सकेगा। जहां तक कार्ड में तस्वीर की बात है, ज़ेरास को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी क्योंकि उसका एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन उसे आसानी से हल कर सकता था। एकमात्र समस्या ये थी कि वह ज़ेरो से कार्ड कैसे प्राप्त करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह इसे मुझे शांति से दे या फिर उसे ज़िद्दी होने के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहराना होगा, ज़ेरास ने अपने आप से ठंडे मन से सोचा। उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक चमक रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4 घंटे तेजी से बीत गए जब मेज़ पर बैठे 4 होम्बन शराब पीते रहे और शराब की लगभग 20 खाली बोतलें मेज़ पर पूरी जगह भर गईं।
हम्बन के मुंह से लगातार बकवास निकलने के कारण तेज आवाज और हंसी बहुत कम हो गई थी। ज़ेरो, कल तुम्हारे सामने एक महत्वपूर्ण काम है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जल्दी से घर जाओ और कुछ ज़रूरी आराम करो। तुम्हें कल अपने काम के लिए अपनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी। हुम्बन में से एक ने सलाह दी। तुम्हें पता है बेंजी, तुम बिल्कुल सही हो। अगर मैं कल देर से टावर पर पहुंचूंगा तो यह अच्छा नहीं होगा। फिर मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। ज़ीरो ने अपनी सीट से लड़खड़ाते हुए कहा। कल मिलते हैं ज़ीरो, हमें भी मत भूलना। हम्बन ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, जबकि ज़ीरो ने बस अपना सिर हिलाया और बार से बाहर निकल गया। ज़ेरास 1 मिनट के लिए बार में बैठा रहा और देखता रहा कि यह सब कैसे चल रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखते हुए कि कोई भी ज़ीरो की हरकतों को नहीं देख रहा था, वह भी बार से बाहर निकलते समय खड़ा हो गया। उसका शरीर शराबी की तरह सुस्ती से आगे बढ़ रहा था, जिससे कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ज़ेरास के जाने के कुछ मिनट बाद हम्बन महिला जिसने उसे शराब परोसी थी, वह उस टेबल की ओर बढ़ी जहां से ज़ेरास गया था और उसने बोतल को पैक करने की कोशिश की। लेकिन जब उसने देखा कि बोतल अभी भी आधी से ज़्यादा भरी हुई थी, तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। अजीब बात है कि उसने आधी बोतल भी नहीं पी है, फिर भी वह नशे में है। छी, बहुत कमज़ोर, मुर्बा ने खुद से कहा और ट्रे पैक करके डेस्क की ओर बढ़ गई, अपना काम जारी रखा। बार से प्रेमियों के बगीचे के बाहर निकलने का रास्ता एक छोटा जंगल था जिसके बीच में एक संकरा रास्ता था। रास्ते के चारों ओर अलग अलग ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं पूर्णिमा की चांदनी को रोक रही थीं, जिससे रास्ता मंद रोशनी वाला था। इस सुनसान रास्ते पर नशे में धुत हुम्बन को रास्ते पर अव्यवस्थित तरीके से चलते हुए देखा जा सकता था और वह खुशी से सीटी बजा रहा था। किसी को पता न चले, एक पेड़ पर एक मानव जैसी आकृति वाली वस्तु देखी जा सकती थी। उसकी ठंडी काली आंखें रास्ते पर चल रहे अकेले हुम्बन को घूर रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रख रहा हो। 112 हमला। ज़ीरो अकेले रास्ते से गुजरा, खुशी से सीटी बजाते हुए। आसपास का इलाका शांत था, लगभग पूरी तरह से सन्नाटा, सिर्फ पास में मौजूद कीड़ों की चहचहाट। उसे अजीब तरह से खुशी से अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थीं। मिडास ड्रिंक का असर जल्दी ही दिखने लगा था और उसे थोड़ी नींद भी आ रही थी, लेकिन वह शराब के असर को झेलते हुए ज़मीन पर गिरने से बच गया। लेकिन उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। कल वह दिन होने वाला था जब उसे आखिरकार वह मिलेगा जो वह हमेशा से अपने सपनों में भी चाहता था। बस्ती में सफलता की ऊंचाइयों में से एक, मंदिर का रक्षक बनना। एक बार जब उसे सही तरीके से एक रक्षक के रूप में पहचाना गया, तो उसकी स्थिति बदल जाएगी और दूसरे लोग उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आएंगे। उसका दर्जा तेजी से बढ़ता जाएगा। अगर वह फिर शमन की अच्छी नज़र में प्रवेश करने में कामयाब हो जाता, तो उसका भविष्य अथाह हो जाता और शायद वह आखिरकार उसे पाने के योग्य हो जाता। ज़ीरो को अचानक अपने पीछे हवा में हल्की सरसराहट महसूस हुई, क्योंकि उसे किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। कुछ ऐसा जिसे उसने सिर्फ एक बार और टॉवर के अंदरूनी पहरेदारों द्वारा महसूस किया था। हत्या का इरादा। बिना पीछे देखे ही उसके हाथ तुरंत मुट्ठी में बंद हो गए और उसने पूरी गति से उसे पीछे की ओर घुमाया। RIP। किसी चीज़ के टुकड़े होने की हल्की आवाज़ उस क्षेत्र में गूंजी जब ज़ीरो ने अपने सामने देखा, और वहाँ वह था, एक मानव आकृति जो पूरी तरह से काले वस्त्रों में ढकी हुई थी, जिसने उसकी आकृति को छिपा दिया था। मुझ पर हमला करने की हिम्मत? आखिर किसने तुम्हें हिम्मत दी? ज़ीरो ने गुस्से से पूछा, लेकिन वह चौंक गया जब उसने अचानक देखा कि वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसने वस्त्रों से देखा कि यह एक हाथ नहीं बल्कि एक ब्लेड था। आकृति ने ब्लेड को साइड में घुमाया, जिससे नीला खून बह रहा था, जिससे ज़ीरो की आंखें सिकुड़ गईं। उसे खून कहाँ से मिला? ड्रॉप। उसके पैरों पर कुछ गिरने की आवाज़ आई जब उसने महसूस किया कि उन पर तरल पदार्थ का छींटा पड़ रहा है, जिससे उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि नीले रंग की तराजू वाली भुजा ज़मीन पर खून से लथपथ है, जबकि उसके मस्तिष्क की संवेदी शक्ति ने तुरंत उसके सिर में 2 सेकंड पहले हुई घटना की जानकारी भेजी। उसका एक हाथ कट गया है। दर्द, भयानक दर्द। ज़ीरो को अपने सिर में गहरी झंझनाहट महसूस हुई, क्योंकि उसके चेहरे पर नसें उभर आईं, जबकि उसने अपनी घायल भुजा को कसकर पकड़ रखा था। सीधे उस लबादे वाली आकृति को देखते हुए उसका तिरस्कारपूर्ण चेहरा तुरंत गायब हो गया, क्योंकि वह बेहद सतर्क हो गया। उसका हाथ बिना उसे एहसास हुए ही काट दिया गया था। यह एक शक्तिशाली योद्धा था जो इस बार उसके सामने आया। NOWELL-BE-IN.C ओम। लेकिन उसे पता नहीं था, ऐसा व्यक्ति उस पर नज़र क्यों रखेगा। तुम्हारा गार्ड कार्ड। जब उसने अजीब सफ़ेद ब्लेड को अपनी ओर बढ़ाया तो उस लबादे वाले व्यक्ति की नीरस आवाज़ उसके कानों में गूंजी। ये सुनते ही ज़ीरो की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसका गार्ड कार्ड। यह एक पास था जिसका इस्तेमाल वह मंदिर में जाने के लिए कर सकता था। लेकिन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता था और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये हर हुम्बन अच्छी तरह जानता था। इसके अलावा कोई भी हुम्बन उसका गार्ड कार्ड क्यों चाहेगा? सिवाय
तुम एक इंसान हो, जीरो चौंक कर चिल्लाया, लेकिन उसका चेहरा बदल गया जब उसने अचानक महसूस किया कि उसके सामने की आकृति फीकी पड़ गई है और उसके कानों में एक फुसफुसाहट घुस गई। गलत जवाब। जीरो का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने इतनी शारीरिक ताकत के साथ उस ओर थप्पड़ मारा जहां से आवाज आ रही थी। हवा में धमाके की आवाज के साथ लहरें उठी, लेकिन अगले ही सेकंड में उसके दिमाग में दर्द हुआ और वह एक घुटने पर गिर गया, इससे पहले कि एक बार फिर ब्लेड की रोशनी चमकी और उसका दूसरा हाथ एक तरफ गिर गया। स्लैश स्लैश स्लैश। जंगल के इस हिस्से में चमकती हुई ब्लेड की रोशनी की आवाज़ सुनी जा सकती थी क्योंकि हर कट के साथ जीरो के शरीर से खून बह रहा था, जिससे उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और उसे लगा कि वह अपनी हर मांसपेशी पर नियंत्रण खो रहा है। थम। उसका थका हुआ शरीर जमीन पर धंस गया और वह जमीन पर मुंह के बल लेट गया। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर चली और उसने अपने बाएं हाथ से उसे उसके सिर से घसीटा। जीरो की दाहिनी आंख से कटने के कारण खून बह रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं ताकि खून के कारण उसकी आंखें अंधी न हो जाएं, लेकिन उसकी दूसरी आंख अभी भी थोड़ा बहुत देख सकती थी, जिसके कारण वह हमलावर की एक झलक पाने के लिए अपनी आंखों पर जोर डाल रहा था। और आखिरकार उसने उस लबादे के नीचे का चेहरा देखा जिससे उसकी आंखें अपनी पूरी सीमा तक चौड़ी हो गईं क्योंकि जो उसने देखा वह सच नहीं था। थियो। धमाका। जीरो की चेतना तुरंत अंधेरे में चली गई क्योंकि उसका सिर जमीन में दबा हुआ था जिस पर दफन की स्थिति से बाहर की ओर निशान थे। डैश को निष्क्रिय करें। पूर्ण रूप को निष्क्रिय करें। जीरास ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया क्योंकि उसका आकार अपने सामान्य रूप में वापस आ गया और वह जीरो के बेहोश शरीर की ओर चला गया, अपने हाथों को अपनी जेबों में डुबोते हुए। अपनी जेब से हाथ बाहर निकालते हुए जीरो की छवि और नाम वाला एक नीले रंग का कार्ड देखा जा सकता था। आखिरकार जीरास ने ध्यान से इसे अपनी जेब में रखा और जमीन पर जीरो को देखा। उसके दो कटे हुए हाथों से खून बहने और उसके शरीर पर कुछ कट के अलावा उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थीं। कुल मिलाकर वह अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में लग रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारा तथाकथित जादूगर तुम्हें एक टुकड़े में वापस जोड़ सकता है, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो कम से कम तुम मुझसे ज़्यादा बुरे नहीं होगे। तुम्हारे पास अभी भी दो हाथ होंगे, जेरास ने खुद से कहा और जंगल के अंदर जाने से पहले उसने जीरो के शरीर को उठाया और उसे अपने कंधे पर रखा। जंगल से ठीक पहले एक पेड़ के सामने पहुंचते ही पेड़ के ठीक पीछे एक फावड़ा रखा हुआ दिखाई दिया, जिसे जेरास ने अपने दूसरे हाथ में उठाया और जंगल में और आगे बढ़ गया। उसने पहले ही एक बढ़िया काम कर दिया था, अब सफाई का समय था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आसमान में चमकता हुआ पूरा चांद पूरे हुम्बन बस्ती को रोशन कर रहा था और एक छत पर एक हुम्बन बैठा था जिसके हाथ में एक नीले रंग का कार्ड था। जेरास ने जंगल में गहराई में जीरो को ठीक से ठिकाने लगाने के बाद खुद को पहले ही जीरो के रूप में ढाल लिया था। उसे यकीन था कि उसे बेहोशी से जागने में कम से कम 3 दिन लगेंगे और किसी के लिए उसे ढूंढ पाना और भी असंभव होगा। उसे सिर्फ एक दिन के लिए अपना शरीर उधार लेने की ज़रूरत थी क्योंकि वह कल से ही मिशन शुरू करने वाला था और दूसरा मौका नहीं था। या तो वह सफल हो जाता और राजकुमारी के साथ चला जाता या असफल होकर बस्ती में मर जाता या वहां से भाग जाता। किसी भी तरह से जीरो में उसका रूपांतरण सिर्फ एक दिन के लिए ही उपयोगी था, जिसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कल है। जेरास ने आसमान में चांद की ओर देखते हुए बड़बड़ाया, अपनी आंखों में कार्ड को कसकर पकड़े हुए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हम्बन बस्ती से दूर और टावर के करीब दूर तक 5 आकृतियों की परछाइयां फैली हुई थीं, जिनमें से हर एक ने पूरी तरह से काले लबादे पहने हुए थे और उनमें से एक ने अंधेरे में आवाज़ लगाई, हमने पूरी तरह से देखा है कि कैसे गार्ड टावर में आते जाते हैं और पिछले 2 दिनों से बदलावों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम अभी शुरू करते हैं तो हमारे सफल होने की 70% संभावना होनी चाहिए। 113 अराजकता को नष्ट करने का एक मौका। सूर्य की सुनहरी किरणें पूरे हुम्बन बस्ती को जगमगा रही थीं, क्योंकि बूढ़े और जवान दोनों ही अपने दैनिक कामों के लिए इलाके से गुजर रहे थे। लोगों के इस हलचल भरे समूह के बीच एक हुम्बन को देखा जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था क्योंकि वह उस दिशा की ओर बढ़ रहा था जहां एक चौकोर आकार की संरचना दिखाई दे रही थी। ये हुम्बन जेरो के रूप में जेरास था। जेरास ने दूर से देखा, विशाल हुम्बन टॉवर देखने लायक था, हालांकि वह अभी भी उस जगह से काफी दूर था। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था और थोड़ी घबराहट भी थी। जेरास अपने हाथों में एक नीले रंग का कार्ड लेकर टॉवर की दिशा में आगे बढ़ा। हुम्बन टॉवर पूरी हुम्बन जाति की सबसे पवित्र संरचना थी, जिसने इसे पूरी हुम्बन बस्ती के भीतर सबसे सुरक्षित संरचना भी बना दिया था। जेरास संरचना के बड़े नीले रंग के दरवाजे के सामने पहुंचा और उसने देखा कि प्रवेश स्तंभ पर लगभग 2 गार्ड खड़े थे, जबकि 6 गार्ड दूर दूर तक फैले हुए थे और सभी टॉवर के सामने की रखवाली कर रहे थे। ये टॉवर के बाहरी गार्ड थे, जो मानव जाति उल्का रैंक स्टेज के बराबर एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। रुको। प्रवेश द्वार पर खड़े गार्डों में से एक ने आदेश दिया क्योंकि उनकी 2 सख्त आंखें जेरास को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं। तुम किस कारण से मंदिर में दर्शन करने आए हो?
दूसरे गार्ड ने जेरास को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहा। जेरास ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस थोड़ा सा झुका, जिस तरह से अन्य हुम्बन करते हैं जब वे मंदिर के गार्ड से मिलते हैं तो वह नीला कार्ड निकालता है और उसे गार्ड को देता है। 2 मीटर हुम्बन ने कार्ड को देखा और बिना कुछ कहे जेरास को बारीकी से देखने से पहले उस पर चित्र की पुष्टि की। जेरास और 2 गार्ड के बीच लगभग 1 मिनट तक आमने सामने की झड़प हुई, लेकिन जेरास ने एक भी आवाज़ नहीं की और न ही 1 इंच भी हिला, क्योंकि वह केवल 2 गार्ड को सम्मान और श्रद्धा से भरी आंखों से देख रहा था, जो गार्ड की आंखों से बच नहीं पाए। एक गार्ड के मुंह से एक स्वीकृति भरी घुरघुराहट निकली जब उन्होंने उसे आगे धकेलने से पहले कार्ड वापस फेंक दिया। आप 5वें दरवाजे, बर्बाद गर्व के द्वार पर पहरा देने के प्रभारी हैं, गार्ड ने कहा। हाँ सर, रात के 10:55। मंदिर के आसपास किसी भी तरह की लॉटरी की अनुमति नहीं है और इसके परिणाम भुगतने होंगे। आपको केवल तभी क्षेत्र छोड़ने की अनुमति है जब आपके पास शौचालय जाने जैसे बहुत महत्वपूर्ण काम हो। किसी भी तरह की अजीब हरकत की तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए। अन्य गार्ड के साथ बातचीत और गपशप करने की अनुमति नहीं है। किसी भी अन्य आदेश का तुरंत पालन किया जाना चाहिए और आपको उस गेट के अलावा किसी अन्य गेट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जिसकी सुरक्षा करने के लिए आपको कहा गया है। इसके अलावा आप केवल तभी गेट में प्रवेश कर सकते हैं जिसकी सुरक्षा करने के लिए आपको कहा गया है, यदि आप अंदर कुछ अजीब होता हुआ देखते हैं। क्या संदेश स्पष्ट है? पूरी तरह से स्पष्ट है। मैं अपनी पूरी क्षमता से इस महान मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जेरास ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आवाज में पुष्टि की। अच्छा, अंदर जाओ, गार्ड ने कहा और जेरास को आगे बढ़ने के लिए धक्का देते हुए बगल की ओर खिसक गए। जेरास ने सम्मानपूर्वक झुककर टॉवर के बड़े दरवाजों में धीरे धीरे प्रवेश किया। जैसे ही दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ, उसका आकार अंदर गायब हो गया, लेकिन पहरेदारों को पता नहीं था कि वे उसकी गर्दन के पीछे से टपकते पसीने को देख पाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंदिर के अंदर एक बहुत लंबा संकरा हॉल था जिसमें अलग अलग दरवाजे थे। इन दरवाजों के सामने 2 पहरेदार रहते थे। क्षेत्र की सेटिंग को देखते हुए दाएं हाथ की तरफ कुल 7 दरवाजे थे और बाएं हाथ की तरफ 7 दरवाजे थे, जिससे हॉल में कुल 14 कमरे थे। जेरास ने मंदिर में प्रवेश किया, विभिन्न दरवाजों और पहरेदारों से गुजरते हुए आखिरकार 5वें दरवाजे पर पहुंचा। जेरास ने अपने दाएं हाथ में दरवाजे को देखा और ऊपर लिखे शब्दों को देखा। बर्बाद गर्व का द्वार। दरवाजे के सामने एक हुम्बन खड़ा था जिसकी ऊंचाई करीब 2 मीटर थी, जो उसे 20 या 21 साल की उम्र का दिखा रहा था। जेरस उसके सामने आया और उसे एक छोटा सा प्रणाम किया और फिर दरवाजे के बाईं ओर खड़ा हो गया। मंदिर में सन्नाटा देखकर घुटन हो रही थी क्योंकि विशेष अवसरों को छोड़कर लगभग कोई भी व्यक्ति इस जगह में प्रवेश नहीं करता था। केवल हुम्बन गार्ड ही पूरे दिन संरचना पर रहते थे। वे इस सन्नाटे के काफी आदी थे, लेकिन वो ऐसी चीज थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। मैंने पहले कभी तुम्हारा चेहरा यहाँ नहीं देखा। शायद तुम यहाँ के नए गार्ड हो? उसके बगल में बैठे हुम्बन ने उत्सुकता से पूछा, जबकि जेरस ने उसे एक तरफ से देखा। मैं आज ही यहाँ आया हूँ, सर, जेरस ने एक बार फिर से पीछे मुड़ने से पहले कहा। दिलचस्प, मैं यहाँ लगभग 2 साल से हूँ। मैं इस जगह की लगभग हर चीज़ जानता हूँ, हुम्बन ने गर्व से कहा, जबकि जेरस ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? हुम्बन ने चौंक कर पूछा और अपने अभिमान को ठेस पहुंचाते हुए महसूस किया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। बात बस इतनी है कि मंदिर हमारे देवताओं के घर का एक असीम क्षेत्र है। एक आदमी कैसे कह सकता है कि वह इसके बारे में सब कुछ जानता था? इस तरह के दावे पर विश्वास करना पड़ता है, जेरास ने कहा। अरे, अतिवादी किस्म का। ठीक है, तो मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, हुम्बन ने गुस्से से कहा। ओह, अगर तुम सब कुछ जानते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मंदिर के प्रत्येक कमरे में क्या रखा है? जेरास ने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा, जिसे बेवकूफ़ हुम्बन ने नोटिस किया और शटर बॉक्स में लगातार आवाज़ें आने लगीं। जेरास ने हाँ में 2 घंटे तक चौंककर प्रदर्शन किया और जूरो ने उस अज्ञानी व्यक्ति को ये बताने में बहुत खुशी महसूस की कि वह वास्तव में कितना अज्ञानी था, और उसने उसे मंदिर में हुई हर घटना और यह सब कहाँ हुआ के बारे में बताया। और ये द्वार जिसका हम मार्गदर्शन कर रहे हैं उसे बर्बाद गर्व का द्वार कहा जाता है। क्या तुम जानते हो क्यों? जूरो ने उससे एक तिरस्कारपूर्ण बुजुर्ग चेहरे के साथ उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, जेरास ने खुद को उदास होने का नाटक करते हुए कहा। अज्ञानी आदमी, तो फिर इस बड़े भाई को तुम्हें व्याख्यान देने दो। इसे बर्बाद गर्व का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह जगह है जहां बस्ती पर हमला करने वाली सभी व्यक्तियों में से सबसे शक्तिशाली लाश छिपी हुई थी। अलग अलग इतिहासों में हुम्बन बस्ती पर बहुत शक्तिशाली ताकत वाले भयानक जानवरों और अजीब प्राणियों ने हमला किया है, लेकिन अंत में वे हमारी शक्ति से हार गए। उनकी लाश को भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्मृति के रूप में कार्य करने और सुदूर अतीत के इतिहास की पुष्टि करने के लिए यहाँ संग्रहित किया गया है।
इसे बर्बाद गर्भ का द्वार कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर अंदर के सभी प्राणियों ने हमेशा सोचा था कि वे हम हुम्बन को इस ग्रह के चेहरे से मिटा सकते हैं, लेकिन अंत में वे हार गए और उनका गर्भ बर्बाद हो गया। नोव एल बी JNN। तो नाम बर्बाद गर्भ का द्वार। जुरो ने ज़ेरा के अचंभित भाव को देखते हुए अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ विस्तार से समझाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ज़ेरा का दिमाग उसकी बात सुनकर पूरी गति से काम कर रहा था। एक ऐसी जगह जहां सबसे मजबूत जानवरों को रखा जाता है। अगर जुरो ने जो उसे बताया वह सच था, तब वह लाश पर कैश डेवोरिंग का उपयोग करके अपनी ऊर्जा बढ़ा सकता था, जो स्वचालित रूप से उनके सभी जीवन सार को चूसकर उसे अपने में बदल देता। यह उसके ऊर्जा बिंदुओं को बहुत बढ़ाने का एक बार मिलने वाला अवसर था। 114 अराजकता। यह उसके ऊर्जा बिंदुओं को बहुत बढ़ाने का एक बार मिलने वाला अवसर था। उसे बस कमरे में प्रवेश करने का मौका चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि हालांकि हर कोई कहता है कि जादूगर हमेशा मंदिर में रहता है, लेकिन वास्तव में किसी ने भी उसे मंदिर में नहीं देखा है, यहाँ तक कि पहरेदारों ने भी नहीं। जूरो ने अचानक रहस्यमयी आवाज में उससे कहा, ये सही है, लेकिन अगर कोई उसे कभी नहीं देखता, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह मंदिर में नहीं रहता? ज़ेरास ने वास्तव में आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं, वह मंदिर में रहता है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में कहाँ रहता है, और मैं जूरो उन कुछ लोगों में से एक हूँ। जूरो ने अपनी आवाज में गर्व को छिपाते हुए कहा। केवल सबसे महत्वपूर्ण गार्ड को ही इसके बारे में पता होना चाहिए। शायद कोर गार्ड को। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप ऐसी गुप्त जानकारी जान सकें। मुझे पता है, हालांकि मैं एक साधारण आंतरिक गार्ड की तरह दिख सकता हूँ, मैं वास्तव में मंदिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गार्ड हूँ। ओह, तो शमन कहाँ रहता है? मानो मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मुफ्त में बता दूं। जूरो ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। तुम्हें पता है कि हम एक दूसरे को 4 घंटे से भी कम समय से जानते हैं, और फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम कभी मेरे खोए हुए भाई थे। क्या मैं तुम्हें आज रात मिडास ड्रिंक बार में ले जाऊं? मैं हमारी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए तुम्हें जितनी चाहो उतनी बोतलें मुफ्त में पिलाऊंगा। ज़ेरास ने एक मिलनसार मुस्कान के साथ कहा। तुम सच में बहुत अच्छी जबान रखते हो। तो फिर तुम्हें वापस देने के लिए मैं तुम्हें जानकारी दे दूंगा। कौन परवाह करता है कि कोई बुरा आदमी किस तरह से छिपता है? जूरो ने कहा। तो आपको ध्यान से सुनना होगा। जादूगर टॉवर में बाईं और आखिरी गेट में रहता है। ये जगह के अंदर है और शायद मंदिर का सबसे गुप्त क्षेत्र भी है। कोई भी कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाया है, और 2 सबसे शक्तिशाली हुम्बन इस जगह के प्रवेश द्वार की रखवाली करते हैं। जूरो ने कहा और ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं। जगह का सबसे गुप्त क्षेत्र। शायद यहीं पर राजकुमारी डायना को रखा गया था, लेकिन वहां पहुंचना असंभव था क्योंकि वहां पहले से ही किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, और यहां तक कि बहुत शक्तिशाली हुम्बन भी पहरा देते थे। ज़ेरा की आंखें अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने दिमाग को मजबूत करने से पहले अपने बगल में जुरो को देखा। बड़े भाई जुरो, आपने कहा था कि आप मंदिर के हर क्षेत्र के बारे में जानते हैं, है न? ज़ेरा ने स्पष्ट रूप से उस पर चापलूसी करते हुए कहा। जुरो ने तुरंत अपना सीना ऊपर उठाते हुए उपहास किया। बेशक मैं जानता हूँ। तो क्या तुम शायद ऐसी दीवार के बारे में जानते हो जिस पर फूल का शिलालेख हो? ज़ेरास ने भयावह तरीके से पूछा, हालांकि उसके चेहरे पर एक सीधी सादी मुस्कान थी। छी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सरल चीज़ के लिए गिर जाऊंगा? क्या वह वहाँ नहीं है? जूरो ने उस दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा जो उसके खड़े होने से लगभग 10 कदम दूर थी, जहां एक छोटे से फूल की छवि दिखाई दे रही थी। ज़ेरा की आंखें चौंककर फैल गईं और उसने खुद से कहा, तो यह वह गुप्त द्वार है जो नताशा के अनुसार मंदिर के सबसे गुप्त क्षेत्र की ओर जाता है। मुझे लगता है कि वह सच कह रही थी। वैसे भी ज़ेरो, क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? मैं श्रोच जाना चाहता हूँ। जूरो ने कहा और ज़ेरास ने ठहाका लगाया। यह अजीब था, लेकिन हुम्बन यह नहीं कहते कि वे श्रोच करना चाहते हैं। इसके बजाय वे कहते हैं कि वे श्रोच करना चाहते हैं। चिंता मत करो भाई, आपको आश्चर्य होगा कि आपके वापस आने से पहले मैं कितना अच्छा काम कर दूंगा। ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि उसने देखा कि जुरो की पीठ जल्दी से दूर गायब हो गई। 1 मिनट और इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर जुरो वापस आने का फैसला करता है। ज़ेरास ने हॉल के चारों ओर देखा क्योंकि उसने देखा कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था या उसकी तरफ नहीं देख रहा था, जिससे वह एक कदम पीछे हट गया और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बहुत ही चुपचाप उसमें घुस गया। खटखटाहट। दरवाज़ा सावधानी से बंद था क्योंकि ज़ेरास ने कमरे पर ध्यान केंद्रित करने से पहले अपने सिर से पसीना पोंछा और वह अपने जबड़े ज़मीन पर गिराने और अपने बालों को खड़ा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके सामने 10 विशालकाय जानवरों के ममीकृत कंकाल थे, जो हालांकि मृत थे, लेकिन एक ऐसी आभा बिखेर रहे थे जिसने उसके दिल को भय से धड़का दिया। उनकी प्राकृतिक शारीरिक आभा ज़ेरास ने पहले कभी नहीं देखी थी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि वे जीवित रहते हुए कितने शक्तिशाली थे।
जेरास ने अपने धड़कते दिल को शांत किया और एक की ओर चला गया। एक विशालकाय बंदर जैसा दिखने वाला जानवर आया और उसके माथे को छुआ। पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर एक मृत जानवर पाया गया है। क्या होस्ट इसके जीवन सार को अवशोषित करना चाहता है? हाँ, जेरास ने खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहा। जानवर के माथे से तुरंत सफ़ेद सार की धुंध उठी। जैसे ही वह जेरा के हाथ में घुसी और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। 5 मिनट तक लगातार अवशोषण के बाद ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि कैस डेवोरा ने अब तक का सबसे ज्यादा समय 2 सेकंड लिया था। आखिरकार एक सूचना दिखाई दी। कुल ऊर्जा 165/165। जेरा सूचना से सुन्न हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 100 ऊर्जा अंक। उसने अब तक जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे वे 10 थे। अब उसे 100 मिले। एक अजीब घटना अचानक हुई जब जेरास ने देखा कि विशालकाय बंदर की लाश अचानक धूल में बदल गई और हवा में उड़ गई। लाश अनगिनत सालों से कमरे में थी, इसलिए जैसे ही बचा हुआ जीवनसार अवशोषित हुआ, वह तुरंत धूल में बिखर गया। अब कमरे में 9 विशालकाय जानवर बचे थे। ठीक है, चूंकि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि मैं हर आखिरी चीज़ को अवशोषित कर लूँ। जेरास ने बड़बड़ाते हुए दूसरे जानवर की ओर बढ़ते हुए ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। बधाई हो, होस्ट ने एक शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक स्टेज जानवर के जीवन सार को अवशोषित कर लिया है। जोड़ 100 ऊर्जा प्राप्त हुई। बधाई हो, होस्ट ने एक शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक स्टेज जानवर के जीवन सार को अवशोषित कर लिया है। जोड़ 100 ऊर्जा प्राप्त हुई। ... जोड़ 100 ऊर्जा प्राप्त हुई। 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 कुल ऊर्जा अंक 760/765। जेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब वह कमरे में मौजूद शेष 3 धड़कनों की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया। काबू। जेओरस ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसे पता था कि एक बात पक्की है, अराजकता जल्द ही शुरू होने वाली है। 115 हाफ गैलेक्सी रैंक स्टेज। जेरास तुरंत कोने में दीवार की ओर सरक गया जहां एक फूल का शिलालेख देखा जा सकता था, क्योंकि वह हॉल के बगल में सावधानी से खुद को छिपा रहा था, सफलतापूर्वक भागते हुए गार्ड की नज़र से बच रहा था। नताशा के अनुसार ये दीवार उसके लिए मंदिर के सबसे भीतरी क्षेत्र तक जल्दी पहुंचने का एक मार्ग था, लेकिन ये दरवाज़ा कैसे है? NOWELL-BE-IN.C जेरास ने फूल के शिलालेख को देखा। जैसे ही उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन ये दीवार के खिलाफ धक्का देने जैसा था। हिलने का एक छोटा सा भी संकेत नहीं था। उसने तुरंत इसे अनदेखा कर दिया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके और भी जोर से धक्का दिया, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। या मैं ये गलत कर रहा हूँ? उसने तुरंत ही उन्मत्त धक्का देना बंद कर दिया, क्योंकि उसके हाथ फूल के शिलालेख के चारों ओर घूम रहे थे। फिर उसने अपनी उंगलियों में थोड़ी ताकत लगाई और फूलों को अंदर धकेल दिया। जैसे कि एक चेन रिएक्शन में फूल का शिलालेख अचानक दीवार में धंस गया, क्योंकि गिये के आपस में घिसने की गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ पहले से ही जगह के भीतर से गूंज रही थी। रौंदना। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और जेरास के सामने सीढ़ियाँ थीं और ज़मीन में उतरती जा रही थीं। उदास और अंधेरे की आभा ने जगह को घेर लिया, जो केवल पत्थरों को बनाने में इस्तेमाल की गई चट्टानी सामग्री से आने वाली हल्की रोशनी से रोशन थी। अपनी सांस को शांत करते हुए उसकी आंखें दृढ़ निश्चय में दृढ़ हो गईं, क्योंकि उसने एक पैर सीढ़ी पर रखा। कुछ भी नहीं हुआ देखकर जेरास तुरंत नीचे की ओर बढ़ता रहा। उसकी पीठ तेजी से भूमिगत के उदास अंधेरे में फीकी पड़ गई, जबकि उसके पीछे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ बंद हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पिराड, तुम क्या देख रहे हो? एक आदमी की मर्दाना आवाज़, जिसे जेरास ने तुरंत पहचान लिया होगा कि वह अधिकारी अरोयो की आवाज़ है, उसने कहा जब उसने अपने बगल में एक लबादा पहने हुए व्यक्ति को देखा, जिसके हाथ में एक आंख का मुखौटा था और काले लबादे के नीचे उसकी आंखों से एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकल रही थी। ये सुरक्षित है, अधिकारी पिराड ने अपनी आंखों का मुखौटा वापस लगाते हुए कहा। तो चलिए चलते हैं। 5 वस्त्रधारी आकृति अचानक उस स्थान के चारों ओर छाया में डूब गई, क्योंकि वे लगातार टॉवर की ओर बढ़ रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे जमीन पर मौजूद छाया से होकर गुजरे। बेशक छाया से होकर गुजरना कोई विशेष आनुवंशिक क्षमता नहीं थी, बल्कि यह उस कलाकृति का प्रभाव था जिसे वे पहन रहे थे। रोब, एक उन्नत टेक्नो अल्फा स्टील्थ शैडो रोब, जो पहनने वाले को आसपास की छाया से गुजरते हुए भी बिना पहचाने रहने की अनुमति देता है। समूह ने कभी कभी गार्डों द्वारा जमीन में छाया बनाने का इंतजार किया और उन्होंने इसका इस्तेमाल टॉवर की ओर लगातार आगे बढ़ने के लिए किया, और 2 मिनट से भी कम समय में वे पहले से ही मंदिर के अंदर थे और आसानी से आगे बढ़ रहे थे। बेशक वे बस पूरी ताकत से टॉवर में घुस सकते थे, लेकिन मिशन तब तक एक स्टील्थ मिशन था जब तक कि वे राजकुमारी को सफलतापूर्वक नहीं ढूंढ लेते। तब वे यूनिवर्सल प्लैनेटरी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेसी कानूनों के नतीजों से नहीं डरेंगे।
स्टील था शैडो रोप के साथ वे सक्षम थे मंदिर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए और जल्द ही मंदिर के आखिरी छोर पर पहुंच गए जहां 2-3 मीटर लंबे हुंबन देखे जा सकते थे। समूह धीरे धीरे 2 हुंबनों से लगभग 10 मीटर की दूरी पर रुक गया क्योंकि छाया वस्त्र छाया के माध्यम से गुजर सकता है, फिर भी इसे उन लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है जिनके पास एक विशेष मात्रा में साधना है और वे 2 हुंबन जो निस्संदेह उनके जैसे कॉस्मिक रैंक स्टेज विशेषज्ञ के बराबर हैं, उन्हें आसानी से महसूस कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप उन्हें संभाल सकते हैं ज़्यूरिन। अधिकारी अरोयो ने अधिकारियों में से एक को देखते हुए निर्देश दिया जिसने अपनी आंखें बंद करने से पहले उसे सिर हिलाया। अधिकारी ज़्यूरिन की आकृति के भीतर से एक गहरी और अत्यंत रहस्यमय आभा निकली क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लिया था। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आंखों के भीतर छायाओं का एक अंतहीन काला छेद दिखाई दिया, जबकि उसके पूरे शरीर पर अजीब टैटू दिखाई दिए, जिसे जेरास ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही टैटू है जो जोकर जाति के मुंबा ने अपनी त्वचा पर बना रखा था, जिससे पता चला कि अधिकारी ज़्यूरिन एक मानव नहीं बल्कि जोकर जाति का विशेषज्ञ था। उसकी 2 गहरी आंखें उन 2 पहरेदारों को घूर रही थीं, जिन्होंने तुरंत ही अधिकारी ज़्यूरिन की दिशा में अपना सिर घुमाया, क्योंकि उन्हें अचानक लगा कि उनकी मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो गई हैं, जैसे कि किसी बल द्वारा उन्हें बंद कर दिया गया हो। अजीब व्यक्ति का चौथा मजाक, छाया क्षेत्र। अधिकारी ज़्यूरिन की आकृति के भीतर से छायाएं तेजी से 2 हुंबन पहरेदारों की ओर बढ़ रही थीं, क्योंकि उनके पैरों के नीचे घूमती हुई छायाओं का एक विशाल पोर्टल दिखाई दिया और उन दोनों को अंदर खींच लिया, क्योंकि वे दोनों पोर्टल में गायब हो गए और छाया इस तरह से बिखर गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कॉस्मिक रैंक चरण में 2 हुंबन को 3 सेकंड के भीतर आसानी से निपटा दिया गया, जिससे जोकर जाति का आतंक सामने आया। वे बहुत शक्तिशाली हैं, वे 2 मिनट से भी कम समय में मेरे दायरे से बाहर निकल जाएंगे, अधिकारी ज़्यूरिन ने अचानक कहा, जबकि अधिकारी अरोयो की आंखें ये सुनकर सिकुड़ गईं। वह जोकर जाति की क्षमता, छाया क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानता था, जो कि उनकी छाया से बनी एक जेल की तरह थी और इसका इस्तेमाल दुश्मनों को फंसाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि उन्हें ये सुनकर झटका लगा कि वे 2 मिनट में ज़्यूरिन के दायरे से बाहर निकल जाएंगे। राजकुमारी को बाहर निकालने के लिए यह पर्याप्त समय है, अधिकारी अरोयो ने कहा, जब समूह छाया से बाहर आया, जहां वे छिपे हुए थे और उनके सामने के दरवाजे को देखा, जहां राजकुमारी को रखा जा रहा था। अधिकारी अरोयो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, उनके हाथ दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़े और एक हल्के बल के साथ दरवाजे की कुंडी टूट गई। तीनों तुरंत उस जगह में घुस गए, लेकिन एक अजीब अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर चुपके से आ गई। जिस कमरे में वे थे वह एक साधारण कमरा था, जिसमें एक गद्दा, एक मेज और दीवारों पर अलग अलग स्क्रॉल के साथ कुछ कुर्सियां लगी हुई थीं। जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला था, वह गद्दे पर क्रॉस लेग बैठा एक व्यक्ति था, जिसके 2 हाथ उसकी छाती पर मुड़े हुए थे, जबकि उसकी 2 अन्य भुजाएं उसकी कमर पर टिकी हुई थीं। तुमने मुझे बहुत देर तक इंतजार करवाया। धीरे धीरे खड़े होते ही उस व्यक्ति की गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनाई दी, जिससे पता चला कि वह 5 मीटर की चौंका देने वाली ऊंचाई पर है। यह एक बूढ़ा हुंबन था जिसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे और दाढ़ी थी और उसने नीले रंग का लबादा पहना हुआ था। अधिकारियों की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं क्योंकि वे सभी उस व्यक्ति को सतर्कता से घूर रहे थे। अधिकारी अरोयो ने बूढ़े हुंबन के पीछे देखा क्योंकि उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया जो एक अलग जगह की ओर जाता था। मुझे लगता है कि तुम हुंबन जाति के तथाकथित जादूगर हो और उस दरवाजे के पीछे हमारी राजकुमारी छिपी हुई है, अधिकारी अरोयो ने कहा, जिससे जादूगर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम बस हमें हमारी राजकुमारी वापस दे दो और हम तुरंत चले जाएंगे, अधिकारी अरोयो ने समझौता करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे डर है कि यह असंभव है, जादूगर ने अपनी आवाज़ में कहा जिसमें किसी भी चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर यह आपकी पसंद है तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें अपमानजनक होने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे, अधिकारी अरोयो ने कहा, क्योंकि उसने अपनी आभा को पूरी तरह से प्रकट किया जिससे कमरे में तूफान का तूफान शुरू हो गया। आप सभी पूरी ताकत से आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सावधान रहें। वह हाफ गैलेक्सी रैंक स्टेज पर है, अधिकारी अरोयो ने दूसरों को चेतावनी देते हुए कहा क्योंकि उनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गई थीं। हाफ गैलेक्सी रैंक स्टेज, यह उनके जीवन की अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। 116 ले जाया गया। आधा गैलेक्सी रैंक चरण, यह उनके जीवन में लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाई होगी। लगभग 400 साल हो गए हैं जब से मैंने अपनी इन हड्डियों का अंतिम बार उपयोग किया है। फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे वह मालिश दे सकते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत है, शमन ने कहा और बट को ज़मीन पर पटकने से पहले अपने बगल में रखी छड़ी को पकड़ लिया। गहन आभा से भरी रेखाएं तेजी से ज़मीन पर दिखाई दी और एक बड़ी रून का निर्माण किया जिसने एक अवरोध द्वारा उन सभी को घेरने से पहले पूरे स्थान को घेर लिया। उनकी लड़ाई के कारण संभवतः पूरा मंदिर उनकी शक्ति से नष्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा जिसे शमन टालना चाहेगा, इसलिए उसने पहले से ही यह सीलिंग संरचना स्थापित कर दी है। NO12 BN.C ओम। अब चलो पूरी ताकत से चलते हैं, है ना?
शमन से युद्ध की लालसा और हत्या की मंशा का एक भयावह स्तर निकल रहा था, जैसे कि जमीन से एक ऐसी गड़गड़ाहट निकल रही हो जैसे कि भूकंप आ रहा हो, जबकि हवा पूरी तरह से रुक गई हो जैसे कि किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा दबा दी गई हो। शमन ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और एक आसान मुक्का मारा। RIP। कबूम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीढ़ियां हमेशा के लिए अंतहीन लग रही थीं क्योंकि ज़ेरास लगातार गहरे भूमिगत में उतर रहा था। पूर्ण अंधकार ने उसे समय की समझ से वंचित कर दिया, लेकिन वह अभी भी कह सकता था कि वह लगभग 1 घंटे से चल रहा था। जगह के चारों ओर रोशनी मंद थी, लेकिन ज़ेरास इसे महसूस कर सकता था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों के अंत की ओर बढ़ रहा था। 4 मिनट बाद ज़ेरास आखिरकार उस क्षेत्र के अंत में पहुंच गया, लेकिन उसने जो देखा वह पूरी तरह से मृतंत था। ज़ेरास वहां सदमे में खड़ा था क्योंकि वह बड़ी पत्थर की दीवार को देख रहा था। इसका कोई मतलब नहीं है, ज़ेरास ने खुद से कहा, मृतंत को देखते हुए और उन सीढ़ियों की ओर मुड़ते हुए जिनसे वह अभी आया था। उसे यकीन था कि सीढ़ियों के अंत तक एक रास्ता होना चाहिए था और बिना दरवाजे के इसे समाप्त करना कोई मतलब नहीं रखता था। या मुझे सीढ़ियां शुरू करने से बहुत पहले ही इस पत्थर की दीवार को खोल देना चाहिए था, या क्या कोई सड़क या दीवार है जो मैं भूल गया हूं? ज़ेरास ने उलझन में सोचा क्योंकि उसने स्टाइन की दीवार को धक्का दिया, लेकिन वह हिली तक नहीं। 10:46। बकवास। युद्ध की गड़गड़ाहट की आवाज़ और भी तेज हो रही थी, जिससे ज़ेरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत किया क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या गलत हो सकता है जब अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसे याद था कि गुप्त दीवार केवल फूल के शिलालेख की छवि के कारण ही खुली थी। शायद इस जगह के आसपास कोई और फूल का शिलालेख था। उसके हाथ तुरंत एक ब्लेड में बदल गए क्योंकि ज़ेरास ने अपने सारे मन को उसके चारों ओर इकट्ठा कर लिया, जिससे वह एक सफ़ेद प्रभामंडल के साथ चमक उठा जिसने आसपास के अंधेरे को रोशन कर दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह तेजी से फूल के शिलालेख की तलाश कर रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, जिससे वह थककर पास की एक चट्टान पर बैठ गया। लेकिन जब उसने पत्थर को थोड़ा सा हिलते देखा तो उसने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ज़ेरास धीरे धीरे चट्टान से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने उसे उठाया और चट्टान के नीचे एक फूल का एक साधारण शिलालेख था। इसे पाया। ज़ेरास ने तुरंत अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाया और जोर से दबाया, जिससे शिलालेखों से नीली रोशनी चमक उठी। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि पत्थर धीरे धीरे लुढ़क रहा है। ज़ेरास ने तुरंत अपनी पकड़ छोड़ी और धीरे धीरे खुलने वाले दरवाजे की ओर चला गया और उसमें प्रवेश किया। यह एक विशाल स्थान था जिसमें दीवार के चारों ओर अलग अलग फूल और हड्डियों के अजीबोगरीब छिलके सजे हुए थे। एक अजीबोगरीब मानव प्राणी की 4 मूर्तियां देखी जा सकती थीं जो बिल्कुल हुम्बन की तरह दिख रही थीं, लेकिन ज़ेरास कुछ अजीबोगरीब चीज़ को देखे बिना नहीं रह सका। सभी हुम्बन के पास केवल 4 हाथ होते हैं, लेकिन जिस आकृति को वह अभी देख रहा था उसमें 4 के बजाय 6 बड़ी भुजाएं थीं, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या हुम्बन के पास पहले के 4 के बजाय वास्तव में 6 भुजाएं थीं? ज़ेरास ने उलझन में पूछा, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, जिससे उसका ध्यान उससे हट गया। कमरे के ठीक बीच में और बीच में जहां चारों मूर्तियां इकट्ठी थीं, एक बड़ी ऊंची वेदी थी। वेदी के शीर्ष पर एक आकृति देखी जा सकती थी जिसके दोनों हाथ जंजीरों में बंधे थे और उसकी आकृति पूरी तरह से नग्न थी, जबकि आकृति से आभा की एक नीली रंग की लहर निकल रही थी और जंजीरों के माध्यम से तेजी से छतों से गुजर रही थी जहां जंजीरों का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ज़ेरास तुरंत उस आकृति के करीब गया क्योंकि वह लगभग 18 साल की सुनहरे बालों वाली महिला की छवि थी। ज़ेरास अपने सिर में बजने और दिल के नियंत्रण से बाहर होने का एहसास किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह उसकी संपूर्ण आकृति को देख रहा था जो पूरी तरह से प्रदर्शित थी, जिससे उसे लगा कि उसके अंदर रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उसने इस भावना को दबा दिया और वह उसकी आकृति को बांधने वाली जंजीरों की ओर चला गया। उसके हाथ तुरंत एक लंबे सफ़ेद ब्लेड में बदल गए। स्लैश स्लैश। उसकी आकृति तुरंत कमज़ोर होकर गिर गई, लेकिन ज़ेरास ने उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसकी आंखें उसे देखते हुए सिकुड़ गईं क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या ये राजकुमारी थी। सिस्टम स्कैन सक्रिय करें, ज़ेरास ने मन ही मन आदेश दिया क्योंकि उसके सामने एक अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। नाम, डायना अमेजोनिया। आयु, 18। कल्टीवेशन स्टेज, मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज। ब्लडलाइन, अमेजोनियन ब्लडलाइन ए ग्रेड। ज़ेरा का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने उसकी उम्र और उसकी कल्टीवेशन को देखा। वह 18 साल की उम्र में मिडिल मेटियोर रैंक स्टेज पर है। बस उसने कैसे खेती की? ज़ेरस ने तुरंत अपने पहने हुए ऊपरी वस्त्र को उतार दिया और उसे अपनी पीठ पर बांधने से पहले उसके शरीर को ढकने के लिए लपेट दिया। वह जगह के अंत में एक दरवाज़ा देख सकता था और दरवाजे के ठीक बाहर लगातार एक भयानक टक्कर की आवाज़ आ रही थी, जिससे वह तुरंत वेदी से कूद गया और तुरंत पत्थर के दरवाजे से बाहर निकल गया और सीढ़ियों से ऊपर गायब हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
टकराव की आवाज़ लगातार गूंज रही थी क्योंकि अधिकारियों के पूरे समूह को शमन की सर्वनाशकारी शक्ति से बचाव करने की कोशिश में अपनी सीमा तक धकेल दिया गया था। हर साधारण मुक्का और लात बिजली की शक्ति से अधिक थी और ज़मीन और हवा को चीर रही थी। अधिकारी हिलो एक बहुत ही चमकदार रोशनी बिखेर रहा था जिसने पूरे स्थान को रोशन कर दिया और हवा को भून दिया क्योंकि हास्यास्पद रूप से बड़ी नसें उसके शरीर के चारों ओर उभरी और ऐंठ गईं क्योंकि वह शमन के साथ करीबी लड़ाई में लगा हुआ था। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो शारीरिक शक्ति की तुलना में उसके खिलाफ बिना मरे टिक सकता था। अधिकारी ज्यूरिन के छाया क्षेत्र में फंसे 2 हम्बन गार्ड पहले ही क्षेत्र में घुस चुके थे और अधिकारी एमॉस और अधिकारी पिराड के साथ एक गर्मागर्म लड़ाई में शामिल थे। अधिकारी अरोयो की आनुवंशिक क्षमता खुफिया पक्ष पर अधिक केंद्रित थी और युद्ध उन्मुख नहीं थी, लेकिन उन्हें लगातार कमरे में आने वाले बारगार्ड द्वारा भी व्यस्त रखा गया था। शामन के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने अपने हर प्रहार के साथ सर्वनाशकारी शक्ति को बाहर निकाला जिससे अधिकारी हिलो को अपने शरीर में खून के छींटे महसूस हुए क्योंकि उसके शरीर से उसकी रोशनी और भी अधिक चमकीली हो गई और वह अपने घावों को जल्दी से फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। शामन का चेहरा अचानक बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि अल्टर चेन से उसका कनेक्शन अचानक टूट गया। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। ऐश ने पागलों की तरह दहाड़ लगाई और फिर अधिकारी हिलो पर पूरी ताकत से मुक्का मारा जिससे वह तुरंत उड़ गया। अधिकारी हिलो का एक हाथ खून और हड्डियों में फट गया, लेकिन जैसे कि होश में हो, खून उसकी ओर बढ़ा और उसके शरीर में समा गया और जल्द ही एक नया हाथ बन गया। शमन ने उसे अनदेखा किया और वह दरवाजे की ओर भागा और उसे लात मारकर खोला, जिससे अंदर का हिस्सा दूसरों को दिखाई दिया, लेकिन वे कटी हुई चेन को देखे बिना नहीं रह सके। लानत है, कोई उसे पहले ही ले गया है। शमन के होठों से एक दहाड़ निकली। क्या? अधिकारी सदमे में चिल्लाए और वे सभी सदमे में कमरे में घुस गए। वह चली गई। लानत है, तो हम किसके लिए लड़ रहे थे? अधिकारी हिलो गुस्से से दहाड़ उठा। शमन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन वह दरवाज़ा बंद होने और सीढ़ियों पर दूर से गूंजती हुई जल्दबाजी में चलने वाली आवाज़ को हल्के से सुन सकता था। हर इंसान को तुरंत एक इंसान को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने वाले इंसान की आकृति का पीछा करना है। ये शमन का आदेश है। जो भी हो उसे हर कीमत पर रोकें, शमन ने कहा और पूरी बस्ती में यह आवाज़ गूंज उठी क्योंकि सभी इंसान तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। शमन जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि 5 अधिकारी पहले ही कमरे से गायब हो चुके हैं तो वह अवाक रह गया। लानत है, लानत है। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा दयालु पाठक मुझे मेरी आखिरी समीक्षा देगा ताकि उपन्यास को आखिरकार रेटिंग मिल सके। 117 हॉट परस्यूट। ज़ीरा के होठों पर एक प्रसन्न मुस्कान थी क्योंकि वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने आखिरकार राजकुमारी को सफलतापूर्वक बचा लिया। अब उसे बस सीआईए बेस पर वापस लौटना था और वह खोज पूरी कर लेता। इसके अलावा उसने राजकुमारी को बचाया। वह हीरो था। सीआईए द्वारा उसे दिए जाने वाले पुरस्कारों की मात्रा ने उसे उम्मीद में अपने होंठ चाटने पर मजबूर कर दिया और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान लटक गई। अंत में वे शापित अधिकारी जिन्होंने सोचा कि वह मिशन में भाग लेने के लिए बहुत कमजोर है, वे अपना मल वापस खा सकते हैं। हा, मूर्ख, ज़ेरास ने हुम्बन के बारे में सोचते हुए खुद से कहा जब अचानक उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। मन 0। ज़ेरास हुम्बन का शरीर पत्थर की दीवार से बाहर निकलते ही तुरंत अपने सामान्य आकार में लौट आया। शिट, मैं अपने मन को पुनर्जीवित करना पूरी तरह से भूल गया, ज़ेरास ने चौंकते हुए कहा। वह लगभग 3 दिनों से एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन का उपयोग कर रहा था और उसने कभी भी मैना खपत पर विचार करने की जहमत नहीं उठाई। वह वहाँ है। उसके पीछे से एक हुम्बन की आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास ने हुम्बन की एक सेना को पूरी गति से उसकी ओर दौड़ते देखा। अच्छा, सड़क पर उतरने का समय आ गया है। डैश सक्रिय करें। ज़ेरा की आकृति तुरंत एक मृगतृष्णा की तरह गायब हो गई क्योंकि वह तीव्र गति से आगे की ओर चमक रहा था, जिससे सभी हुम्बन अपना जबड़ा ज़मीन पर लटका रहे थे। तेज़, वह बहुत तेज़ है। बाद में मिलते हैं हारे हुए, ज़ेरास ने उन पर चिल्लाते हुए कहा जैसे वह जल्दी से मंदिर के बाहर की ओर बढ़ रहा हो और खुद पर संतुष्ट होकर हंस रहा हो। अगर उसके बारे में एक बात पक्की थी तो वह थी उसकी गति, और उसने अभी जो ऊर्जा प्राप्त की है उसके साथ वह पूरे दिन ऐसा कर सकता है। हा, क्या बात है। ज़ेरास की सांस अटक गई क्योंकि उसने मंदिर के बाहर सैकड़ों हुम्बन को देखा। वह वहाँ है, उसे मार डालो, उसकी खोपड़ी तोड़ दो, उसकी बड़ी बड़ी आंखें खोद कर निकाल दो। क्या बकवास है, तुम्हारे दादा की आंखें बहुत बड़ी हैं, तुम सब अपने लंग चूसो। ज़ेरास ने गुस्से में चिल्लाते हुए तुरंत किनारे की ओर भागा। पीछे से हुम्बन की सेना तेजी से आ रही थी। जमीन पर एक स्टंप के साथ वह तुरंत मंदिर की दीवार से बाहर कूद गया और टॉवर के किनारे उतरा और तुरंत जंगल की ओर भाग गया, जिसका हुम्बन की सेनाएं तेजी से पीछा कर रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक बस्ती की छत पर 5 वस्त्र पहने आकृतियां दिखाई दे रही थीं। जब वे दूर से पीछा करते हुए देख रहे थे,
लेकिन वे इतनी दूर थे कि उन्हें केवल चींटियों का एक छोटा समूह चींटी का पीछा करते हुए दिखाई दिया। तुम क्या देखते हो, पिराड? अधिकारी अरोयो ने गंभीरता से पिराड से पूछा, जिसकी आंखों का मुखौटा पहले ही उतार दिया गया था और वह दूर से पीछा करते हुए ध्यान से देख रहा था। उन्हें ही मिशन पूरा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने उनसे पहले ही यह काम कर दिया था। उन्हें समझ में नहीं आया कि एक मानव राजकुमारी को बचाने की कोशिश क्यों करेगा, और न ही यहाँ उनके अलावा कोई मानव था। अगर वे मिशन में विफल हो जाते तो इससे उनकी रैंकिंग और ईआई की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ता। कुल 250 मानव पीछा कर रहे हैं। मुझे एक लबादा पहने महिला दिखाई दे रही है, जो निस्संदेह राजकुमारी है, लेकिन राजकुमारी को ले जाने वाला व्यक्ति वह एक मानव है क्या? ये सुनते ही अधिकारी चौंककर चिल्ला उठे, रुको, ये वास्तव में वह है। ये युवा चैप है, ज़ेरास। अधिकारी पिराड ने जानकारी की पुष्टि करने के लिए कई बार अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, छी, वह लानत का बच्चा। मुझे लगा कि मैंने तुम दोनों से उस पर नज़र रखने के लिए कहा था। ऑफिसर अरोयो ने हेलो और ज्यूरिन को देखते हुए कहा, छी, मेरे लड़के ने आखिरकार दिन बचा लिया, है न? अधिकारी हेलो ने थके हुए शरीर को छत पर बैठाते हुए कहा, तो हमने मिशन पूरा कर लिया है। अधिकारी एम्मॉस ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं, हमने मिशन पूरा कर लिया है। हालांकि लड़का बहुत तेज है और हम्बन उसे पकड़ नहीं पाएंगे, फिर भी वह जिस दिशा में जा रहा है। अधिकारी पिराड ने गंभीरता से कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? अधिकारी अरोयो ने अपने मन में बने निष्कर्ष को टालने की कोशिश करते हुए पूछा, वह मालिवोलेंट सागर की ओर जा रहा है। वह उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा और अंत में हम्बन द्वारा पकड़ा जाएगा। क्या? ज़ेरास ने अपनी पूरी गति से आगे की ओर छलांग लगाई, क्योंकि चारों ओर से वस्तुएं उसकी ओर फेंकी जा रही थीं, लेकिन फिर भी उसने आखिरी सेकंड में उनसे बचते हुए अपने सिर से पसीना बहाते हुए एक बड़े पेड़ को देखा जो उसके पास से उड़कर गुजरा था। अगर वह उसके नितंब पर गिरता तो उसे कोई संदेह नहीं था कि इससे उन पर क्या असर पड़ता। अच्छा, कम से कम उसके पास एक ढाल तो थी जो वह अपने पीछे लेकर चल रहा था। ये कहाँ है? ज़ेरास के पीछे एक महिला की कमजोर फुसफुसाहट गूंजी। ओह राजकुमारी, तुम जाग रही हो? ज़ेरास ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वह एक विशाल तख्ते से बचते हुए किनारे की ओर कूद गया था जो उसकी ओर फेंका गया था। तुम? राजकुमारी डायना ने धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी तरह से खोलीं, क्योंकि वह उससे बात कर रहे व्यक्ति को घूर रही थी, लेकिन ये देखकर कि वह कौन था, वह तुरंत चौंक गई। क्या कुछ गड़बड़ है राजकुमारी? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा। तुम पुरुष हो? राजकुमारी डायना ने उससे पूछा। उसकी आवाज़ में हैरानी भरी थी और ज़ेरास को घृणा का हल्का सा संकेत भी महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे भ्रम के रूप में दूर कर दिया। तुम कहाँ से उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हें कोई महिला बचाएगी? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसे उम्मीद थी कि ओह, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और उससे यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या वह पुरुष है? ये राजकुमारी डायना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं ये का नया कैडेट हूँ। ज़ेरास ने पुष्टि की और एक और टक्कर से बचते हुए किनारे की ओर चला गया। आखिरकार उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सैकड़ों हुम्बन उनका पीछा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे अभी भी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। वे इस तरह से कभी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे। और आप पीक स्टार रैंक चैंपियन के लिए बहुत तेज हैं। राजकुमारी डायना ने भौहें उठाते हुए कहा, जब उसने ज़ेरेस की गति को देखा जो उसकी पूरी गति के आधे से भी कम थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद राजकुमारी, ज़ेरेस ने संतुष्ट होकर कहा। लेकिन आपने अभी अभी एक गंभीर अपराध किया है। राजकुमारी डायना ने ज़ेरेस के पीछे शरारती मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। मैंने आपको कैसे नाराज़ किया है राजकुमारी? ज़ेरेस ने पूछा, जबकि उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। अमेज़ोनियन परिवार की राजकुमारी को नाराज़ करना, वह खुद को मार सकता है। अमेज़न का एक निश्चित नियम है जो कहता है, यदि कोई पुरुष अमेज़ोनियन राजकुमारी के साथ थोड़ा सा भी शारीरिक संपर्क बनाता है, इसके लिए सबसे उदार सजा उसकी मर्दानगी को काट देना और फिर उसकी सभी 5 इंद्रियों को छीन लेना था, और सबसे बुरी सजा उसे नंगा करना और फिर उसे पूरी गति से चलने वाले घोड़े की पीठ पर रस्सी से बांध देना था। फिर उसे अमेज़न के पूरे मैदान में घसीटा जाएगा और अंत में जब वह अमेज़न के मैदान के केंद्र में पहुंचेगा, उसके दोनों पैरों में कील ठोंक दी जाएगी और फिर उसे जला दिया जाएगा। राजकुमारी डायना ने अपनी उंगली को फैलाते हुए अमेज़न कानून स्क्रॉल में पढ़ी गई सभी बातों को याद किया। नोव एल बी JNN। ज़ेरेस ने यह सुनकर मुश्किल से निगला, क्योंकि उसकी आंखें तश्तरियों में चौड़ी हो गईं जबकि उसका लिंग अचानक ठंडा हो गया और सिकुड़ गया। ठीक है, क्या मुझे शायद बस रुक जाना चाहिए और फिर हमारे पीछा करने वालों द्वारा मारे जाने का इंतज़ार करना चाहिए? कम से कम मुझे एक त्वरित और संतोषजनक मृत्यु मिलेगी, ज़ेरा ने उससे पूछा, जिससे राजकुमारी डायना की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि यह विचार कि हम्बन ने शुरू में उसका अपहरण क्यों किया था उसके शरीर में गूंज रहा था और वह उन पर घृणा से अपने दांत पीस रही थी। ठीक है,
तुम्हारा भाग्य मातसत्ता और ईआईए के उच्च अधिकारियों के हाथों में है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें इस बार छोड़ सकते हैं, राजकुमारी डायना ने कहा, जिससे ज़ेरा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। लेकिन जंगल से बाहर निकलते ही वह तुरंत गायब हो गई और उसने देखा कि उसके सामने क्या था। क्या 118 फंस गए? क्या? जंगल के ठीक बाहर स्याही के काले विस्तार को देखकर ज़ेरास चौंक गया। इसकी सतह पर तेज लहरें देखी जा सकती थीं जो बेहद खतरनाक थीं और उसके सिर पर बाल खड़े कर रही थीं। दुष्ट समुद्र, ज़ेरास ने राजकुमारी डायना की तरह ही चिल्लाया। वह तुरंत फिसलकर रुक गया, जिससे उसने एक पत्थर समुद्र में फेंक दिया और ज़ेरास चौंककर वहीं खड़ा रहा, क्योंकि पत्थर ने चटकने की आवाज़ की और समुद्र में गहराई तक जाने से पहले ही वह तुरंत नष्ट हो गया। एक बात तो तय थी, अगर वह समुद्र में बहुत गहराई तक रहने की हिम्मत करता तो वह तुरंत हड्डियों में सिमट जाता। ज़ेरास के तेजी से मुड़ने पर उसके पीछे से तेज कदमों की आवाज़ गूंजी। वहां मौजूद हर इंसान के होठों से एक हैरानी भरी आह निकली जब उन्होंने उसके ठीक पीछे तेज लहरों को देखा, और उन्होंने तुरंत अपनी आगे की गति रोक दी और एक कदम पीछे भी हट गए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे सबसे ज्यादा डर था और जो मालेवोलेंट सी के आतंक को अच्छी तरह से जानता था, तो वह था हुम्बन। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम फिर कहां भागोगे, विश्वासघाती इंसान। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। चलो, भागते रहो। ज़ेरस ने भौंकने वाले हुम्बन के समूह को अनदेखा करते हुए राजकुमारी से पूछा, तुमने अपनी कितनी खेती वापस पाली है? सिर्फ इतना ही कि तुम अर्ली स्टार रैंक स्टेज पर पहुंच सको, राजकुमारी डायना ने जवाब दिया। ये पहली बार था जब उसने खुद को इतना कमज़ोर और असहाय महसूस किया था। उसकी आकृति को बांधने वाली जंजीरों का इस्तेमाल उसे भागने से रोकने के लिए किया गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका सारा मन छीन लिया गया था, जिससे वह एक साधारण नश्वर बन गई थी। वह केवल अर्ली स्टार रैंक स्तर पर एक मन वापस पाने में सक्षम थी। तो फिर लड़ाई विकल्प से बाहर है। ज़ेरस ने हुम्बन के समूह को देखते हुए खुद से सोचा, जिनमें से प्रत्येक की खेती उससे ज्यादा थी। उनसे लड़ने से सिर्फ एक ही चीज़ होगी और वो है मौत। 2.4 मीटर का हुम्बन अचानक समूह से बाहर निकल गया और ज़ेरास से 10 मीटर दूर रहने के लिए आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि तुम देख सकते हो कि तुम यहाँ पूरी तरह से फंस गए हो, इंसान, और आज तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ और इसलिए तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता देने को तैयार हूँ, हुम्बन ने कहा, जिससे ज़ेरास की भौहें तन गईं। ईमानदारी से कहूँ तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। शमन ने सिर्फ उसे मांगा था और हम उसी की तलाश में हैं। इसलिए राजकुमारी को हमारे पास छोड़ दो और हम तुम्हारे अत्याचार को माफ़ कर देंगे, या फिर तुम दोनों पकड़े जा सकते हो और तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे, हुम्बन ने कहा कि उसकी आवाज़ में जानलेवा इरादे थे और उसके आखिरी शब्दों से ज़ेरास को पता चल गया कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। अरे, उसे पता था कि अगर वे मालेवोलेंट सी के डर की वजह से नहीं होते तो वे उसे पहले ही मार चुके होते। ज़ेरास, तुमने एक ईआईए अधिकारी के तौर पर अपनी पूरी कोशिश की है। आप मुझे उनके साथ जाने दे सकते हैं। वैसे भी मैं अमेज़नियन परिवार की राजकुमारी हूँ। मुझे यकीन है कि बूढ़ा हुम्बन इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो उनके अनुरोध को स्वीकार करो, राजकुमारी डायना ने कहा। तो ऐसा लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, ज़ेरास ने राजकुमारी डायना के हाथों को पकड़ने से पहले बड़बड़ाया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, राजकुमारी, ज़ेरास ने आश्वस्त मुस्कान के साथ उसकी सुनहरी आंखों में घूरते हुए कहा, फिर विशालकाय हुम्बन की ओर देखने के लिए मुड़ा, क्योंकि उसने उस पर एक मजाकिया मुस्कान बिखेरी और फिर अचानक तेजी से वापस मुड़ गया और वह मालेवोलेंट सागर की ओर भागा। वापस आओ, तुम आत्मघाती मूर्ख, हुम्बन ने गुस्से में उसे चिल्लाया, क्योंकि वह ज़ेरा की आकृति को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ा, लेकिन वह असफल रहा और ज़ेरास तुरंत मालेवोलेंट सागर में फिसल गया और जल्दी से अंदर गायब हो गया। हुम्बन हैरान और अवाक था, क्योंकि उसने मालेवोलेंट सागर की लहर को देखा जो ज़ेरास द्वारा समुद्र में प्रवेश करने पर बनी थी, जो तेजी से शांत हो रहा था। वह तुरंत वापस मुड़ा और उसने अपने हाथों को झाड़ा, अपनी पतलून को ऊपर की ओर खींचा और सीटी बजाते हुए बस्ती की दिशा में वापस चला गया। एक खुशनुमा धुन। सभी अन्य हुम्बन उसके पीछे चले गए और वे सभी घटनास्थल से दूर चले गए। क्यों? क्योंकि वे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो कोई भी मालेवोलेंट सागर में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। 50 मिनट बाद पांचों अधिकारी आखिरकार मालेवोलेंट सी के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने खाली स्याही के काले हिस्से को देखा, हालांकि वे उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लानत है, अधिकारी हिलो ने गुस्से में दहाड़ते हुए जमीन पर मुक्का मारा, जिससे दरारें उभर आईं और फर्श तुरंत 1 मीटर तक धंस गया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। अभी नहीं, ज़ेरास, ये घड़ी को मेरे संवेदी उपकरण से जोड़ा गया है और यह अभी भी एक हरे रंग की रोशनी चमका रही है, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, अधिकारी अरोयो ने कहा, जब उन्होंने एक त्रिकोणीय उपकरण को फैलाया और अन्य लोग ज़ेरास को इंगित करने वाली हरी रोशनी को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इसका मतलब है कि वह अभी भी जीवित है, अधिकारी एम्मॉस ने कहा।
लेकिन कैसे? अधिकारी ज़्यूरिन ने मालेवोलेंसी को देखते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ेरा के ईआईए वॉच का ट्रैकर ईआईए बेस के हाथों में है। मैं बेस को वापस कॉल कर रहा हूं ताकि ज़ेरा के ट्रैकर ने जहां भी संकेत दिया है वहां तुरंत एक स्पेसशिप भेजा जाए। हम किसी भी कीमत पर उन दोनों को वापस लाएंगे, अधिकारी अरोयो ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, क्योंकि उसने ईआईए बेस को कॉल किया और 5 स्पेसशिप तुरंत उस दिशा में भेजे गए जहां ट्रैकर ने ज़ेरा को संकेत दिया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मेलवोलेंसी का पानी बहुत ज्यादा संक्षारक था क्योंकि ज़ेरा का शरीर ऊर्जा से भर गया था, जिससे ऊर्जा का एक गोलाकार गुंबद उसके और राजकुमारी डायना दोनों के शरीर को पानी से बचाने के लिए घेर रहा था। लेकिन ज़ेरा अभी भी देख सकता था कि उसने जो अवरोध बनाया था वह भी संक्षारित हो रहा था। यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड और हम हड्डियों तक सिमट जाएंगे, राजकुमारी डायना ने अपनी आवाज में पूरी तरह से निराशाजनक कहा। ज़ेरा की आंखें भी सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह सच था और उसने राजकुमारी डायना को देखा। ओम राजकुमारी, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? ज़ेरास ने कहा, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भर गई थीं। अगर यह सज़ा के बारे में है तो आप इसे भूल सकते हैं। अगर हम जल्द ही हड्डियों में सिमट जाएंगे तो ये बेकार है, राजकुमारी डायना ने कहा। ठीक है, यह एक वादा है, लेकिन मैं यह नहीं मांगना चाहता था, ज़ेरास ने कहा जब उसने पानी को धीरे धीरे अंदर आते देखा। ओह, यह क्या है? राजकुमारी डायना ने उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा। ये वास्तव में सरल है, बस मुझे अपना रहस्य रखने में मदद करें, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि राजकुमारी डायना ने उसे अजीब तरह से देखा। ठीक है, फिर, हालांकि यह अंत में अभी भी बेकार होगा, उसने काले पानी को देखते हुए कहा जो बह रहा था। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप अंत में अपना वादा निभाएंगी राजकुमारी, ज़ेरास ने जोर से कहा और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और राजकुमारी को जमीन पर गिरा दिया। एब्सोल्यूट मॉर्फ को सक्रिय करें, ज़ेरास ने खुद से कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर ऊर्जा के बचे हुए बिंदुओं का उपयोग करके अपने मन के बजाय आनुवंशिक क्षमता को बलपूर्वक सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद की और एक छवि पर ध्यान केंद्रित किया, तकनीक तुरंत सक्रिय हो गई, एक प्राणी की छवि जिसे उसने मालेवोलेंट सागर से संबंधित देखा था। राजकुमारी डायना अवरोध के करीब चली गई और उसने अवरोध को घेरने वाली दरारों को देखा, इससे पहले कि अचानक काला स्याही जैसा पानी अंदर आने लगे और तेजी से उसके पास पहुंचे। ज़ेरास, वह डर के मारे चिल्लाई क्योंकि उसे अपने पैर के उस हिस्से पर हल्का दर्द महसूस हुआ जहां पानी ने छुआ था, जिससे वहां से एक तीखी भाप उठ रही थी। लेकिन जैसे ही वह ज़ेरास की ओर मुड़ी, वह चौंक गई और उसकी आंखें भय से चमक उठी क्योंकि एक विशाल प्राणी के मुंह ने उसकी पूरी दृष्टि को ढक लिया था और वह एक ही घूंट में निगल गई थी। 119 दुष्ट समुद्र से गुजरना। जब से ज़ेरास ने दुष्ट समुद्र पर नजर डाली थी, उसे पता था कि यह एक निषिद्ध स्थान है जहां किसी भी प्राणी को कभी नहीं जाना चाहिए। रसातल प्राणी के कारण लगभग मरने का डर उसकी यादों में साफ तौर पर ताज़ा था और उसने एक चट्टान को लात मारी और उसे तेजी से जंग खाकर नष्ट होते देखा, जिससे उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। अगर यह पर्याप्त सबूत नहीं था तो वह हुम्बन के आतंक को देख सकता था जब वे पानी के करीब पहुंचते थे और वे सभी इससे पागलपन की हद तक डरते थे। लेकिन जब भी ज़ेरा रसातल प्राणियों के बारे में सोचता था तो उसके दिमाग में हमेशा एक विचार गूंजता था। वे एकमात्र ऐसी चीज़ थे जो पानी में रह सकते थे। वे ऐसा करने में सक्षम क्यों थे, यह उसे ज्यादातर नहीं पता था, लेकिन ज़ेरास आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या होगा अगर कोई रसातल प्राणी बन सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह समुद्र तक भी पहुंच सकता है? ये ज्यादातर असंभव और निरर्थक विचार था, लेकिन ज़ेरास के पास पूर्ण रूप से रूपांतरित होने की शक्ति नहीं थी। जब वह उस भुनी हुई रसातल मछली को खा रहा था तो उसने मछली की हर संरचना और भाग का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था और वह जानता था कि वह उसमें रूपांतरित हो सकता है और शायद समुद्र में प्रवेश करने पर हड्डियों में बदल जाने से बचने के लिए इसका उपयोग भी कर सकता है। लेकिन ये सब केवल परिकल्पना थी और वह केवल जिज्ञासा के लिए हड्डियों में बदल जाने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा। लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था और उसने अंततः रूप का उपयोग करने का जोखिम उठाया। लगभग 4 मीटर लंबे रसातल प्राणी में रूपांतरित होते ही उसने तुरंत राजकुमारी डायना को निगल लिया क्योंकि पानी तुरंत अवरोध को तोड़कर समुद्र में उसके ऊपर गिर गया। लेकिन उसने जल्द ही खुद को संतुलित कर लिया और डर और प्रत्याशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें खोलने पर ज़ेरास ने अपने पार्श्विक शरीर को देखा और पानी के संक्षारक प्रभाव को देखा जो तुरंत हड्डियों को धूल में बदल देगा, लेकिन बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालते हुए उसके पास से गुजर गया। NOWELL-BE-IN.C ओम। ज़ेरा के चेहरे पर विजयी भाव दिखाई दिया जब उसने देखा कि जैसे ही वह चीज़ों की पुष्टि करने के लिए पानी में थोड़ा इधर उधर लुढ़का और यह सच था, जंग खा रहा समुद्र का पानी अब उसके लिए पानी जैसा ही था। ज़ेरा ने राहत की सांस ली और अपने विचारों को जल्दी से व्यवस्थित करने से पहले खुद को संतुलित किया। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है राजकुमारी, अब आप सुरक्षित हैं। पूरे स्थान में एक इंसान की आवाज़ गूंजी। राजकुमारी डायना उस जीव के मुंह पर बैठी थी।
जब उसने उस जीव के विशाल मुंह को देखा जिसने उसे निगल लिया था तो उसका दिल लगभग उसके सीने से बाहर निकल गया और यह विचार उसके सिर में गूंज उठा कि उन्हें एक अथाह जीव ने निगल लिया है और उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन ये देखकर कि कुछ भी नहीं हुआ और वह सिर्फ उस जीव के मुंह में थी, उसने भौहें ऊपर उठाई, लेकिन अभी भी यह विचार था कि वह जीव उन्हें खाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब उसने जो आवाज़ सुनी वह उसी लड़के की थी जिसने कुछ सेकंड पहले ही उसके साथ आत्महत्या करने का फैसला किया था। और ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई इस झंझट से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि वह कहाँ है। उसने दूर की अंधेरी दीवार में गहराई से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। शायद वह उन दुर्लभ जानवरों को वश में करने वालों में से एक हो सकता है। राजकुमारी डायना ने असमंजस में सोचा, लेकिन वह जानती थी कि भले ही वह वश में करने वाला हो, फिर भी वह संक्षारक पानी के प्रभाव का विरोध नहीं कर पाएगा और इससे बचने के लिए उसे पेट के अंदर रहना होगा। लेकिन यहाँ वह कहीं नहीं था। राजकुमारी, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम बस चुपचाप बैठो और तुम जल्द ही 1 घंटे में बेस में वापस आ जाओगी। राजकुमारी डायना ने अपने विचारों को अनदेखा करते हुए और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अपने मन को वापस पाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बार फिर से मधुर आवाज़ गूंजी। ज़ेरास ने अपने सामने के गहरे पानी को देखा और अपने दिमाग में उस क्षेत्र का नक्शा बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे बस सीधे आगे बढ़ना है और हुम्बन चैसम के करीब उस संकरे रास्ते पर पहुंचने की संभावना थी, लेकिन वह निश्चित नहीं था क्योंकि उसे समुद्र में अपनी सही स्थिति भी नहीं पता थी। मुझे लगता है मुझे बस आगे बढ़ते रहना है और सतह के करीब रहना है, ताकि अगर कोई अंतरिक्ष यान दिखाई दे तो। ज़ेरास ने सोचा और आगे की ओर तैरना शुरू कर दिया, जो पहले तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जल्द ही उसे इसकी आदत हो गई। जैसे जैसे ज़ेरास समुद्र में दूर दूर तक तैरता गया, वह आखिरकार उन अन्य अथाह जीवों से मिलने लगा। उसने देखा कि छोटे जीव समूहों में एक साथ चलते हैं और उसके आकार के बड़े जीव अकेले चलते हैं। जीवों के बीच या उसके प्रति कोई हमला या ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसका अर्थ है कि अथाह जीव भी उसमें कोई अंतर नहीं देख सकते थे। ज़ेरास ने समुद्र के नीचे देखा और उसने पाया कि यह इतना गहरा और अंधेरा था कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह कितना गहरा है। इसके अलावा वह समुद्र के ठीक नीचे शरीर के कुछ बहुत बड़े बड़े हिस्से देख सकता था, जिसका अंदाजा वह नहीं लगा सकता था कि उनका पूरा शरीर कितना विशाल होगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर वे इतने बड़े कैसे हो गए। वे क्या खाते हैं? ये ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के जानवर अब खाने से नहीं बढ़ते हैं और जानवरों के बढ़ने का एकमात्र तरीका खेती करना ही है, जो मनुष्यों के लिए है। और ज़ेरास को एहसास हो गया कि समुद्र में मन का एक छोटा सा अंश भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वहाँ एक ऊर्जा थी, एक तरह की अंधेरी ऊर्जा जो मन से पूरी तरह से अलग थी। वह ऊर्जा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जानता था कि शायद यही वह हो सकती है जो पानी को उसके स्याही जैसे काले रंग में बदलने के लिए जिम्मेदार हो। सिस्टम, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ज़ेरास ने अचानक उत्सुकता से पूछा। किस बारे में? दुष्ट समुद्र के बारे में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सिस्टम की गणना के अनुसार द मेलवोलेंसी एक सामान्य समुद्र था जिसमें ऊर्जा के एक बाहरी स्रोत ने घुसपैठ की, जिससे समुद्र में सभी जीव बदल गए और उनमें से सभी तरह की बुद्धिमत्ता खत्म हो गई। ओह, तो शायद वह ऊर्जा मन हो सकती है? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, यह मन नहीं है, ये डार्क मैटर की ऊर्जा है। डार्क मैटर की ऊर्जा? ज़ेरास ने खुद से बुदबुदाया, क्योंकि यह सुनकर वह भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या इसीलिए जानवर भी इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया? ज़ेरास ने गहरे समुद्र और नीचे फैली हुई ज़मीन के टुकड़े को देखते हुए पूछा, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह सिर्फ एक अथाह जीव का हिस्सा था। हाँ, सिस्टम की गणना के अनुसार डार्क मैटर का स्रोत ठीक नीचे है, जहाँ जीव समुद्र के निचले तल पर इकट्ठे होते हैं। ऊर्जा का स्रोत एक बहुत ही दुर्लभ खजाना है जिसे एक बार होस्ट द्वारा पूरी तरह से उपयोग में लाने के बाद आपकी शक्ति बढ़ सकती है, यहाँ तक कि मानव साधना के तथाकथित गैलेक्सी रैंक चरण तक भी पहुँच सकती है। क्या? ज़ेरास ने चौंक कर चिल्लाया, क्योंकि यह सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शक्ति का एक स्रोत जो गैलेक्सी रैंक चरण तक पहुंचने के लिए उसकी शक्ति बढ़ा सकता है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो चलें, ज़ेरास चिल्लाया और तुरंत समुद्र के नीचे गोता लगाने लगा। अध्याय 120 मिशन पूरा हुआ। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें, ज़ेरास चिल्लाया और तुरंत समुद्र की तलहटी की ओर गोता लगाने लगा, लेकिन एक सूचना प्रकट हुई जिसने उसे बोलने से रोक दिया। सिस्टम के अनुमान के अनुसार अगर होस्ट 10 मीटर और नीचे उतरता है तो वह तुरंत मर जाएगा। क्या? ज़ेरास ने तुरंत एक मोड़ लिया और तेजी से वापस तैरने लगा। उसके पपड़ीदार मछली के सिर से पसीना टपक रहा था। जैसा कि मैंने पहले होस्ट को बताया था, डार्क मैटर के स्रोत के जन्म ने समुद्र की संरचना को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे समुद्र मालोवेलेंट समुद्र में बदल गया और समुद्री जीवों को उनकी सभी बुद्धिमत्ता से वंचित कर दिया। होस्ट को पता था कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी और समुद्र धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन अब समुद्र पूरी तरह से घुसपैठ कर चुका था।
यदि होस्ट डार्क मैटर स्रोत की ओर उतरता तो डार्क मैटर कणों की घुसपैठ के कारण उसका शरीर तुरंत फट जाता, और यदि होस्ट जादुई तरीके से विस्फोट से बच जाता तो उसकी बुद्धि तुरंत उससे छीन ली जाती और वह रसातल के प्राणी की तरह हो जाता, जो बिना सोचे समझे हर उस चीज पर हमला कर देता जो डार्क मैटर ऊर्जा का विकिरण नहीं करती। सिस्टम ने समझाया कि ज़ेरास सुन्न होकर खड़ा था। वह खुद को खोने से बस कुछ सेकंड दूर था। लानत है सिस्टम, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। खैर, सिस्टम ने सोचा कि होस्ट की हाल ही में बुद्धि में वृद्धि के साथ वह जल्दी से खुद ही इसका अनुमान लगा सकेगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह अभी भी एक बेवकूफ़, धैर्यहीन और बेहुदा बेवकूफ़ होगा। छी, लानत है सिस्टम। ज़ीटास ने सिस्टम की गाली को अनदेखा करते हुए समुद्र तल को देखते हुए सोचा। तो मैं इस अवसर को ऐसे ही जाने दूंगा। ज़ेरास ने बहुत पछतावे के साथ सोचा। अगर वह आज अचानक अपनी साधना को गैलेक्सी रैंक स्टेज तक बढ़ाने में सक्षम था, अरे वह तुरंत सेलेस्ट्रिया परिवार की ओर बढ़ेगा और सब कुछ मिटा देगा, फिर पृथ्वी की प्रमुख ताकतों के पास जाएगा और अपने मूल के बारे में जानकारी का अनुरोध करेगा। बिल्कुल नहीं। सिस्टम के अनुमान के अनुसार होस्ट डार्क मैटर स्रोत को अवशोषित करने में सक्षम होगा जब कैस डेवोरा जीन के साथ उसका समलन 100% समलन तक पहुंच जाएगा, और यह संभवतः तब होगा जब होस्ट कॉस्मिक रैंक स्टेज पर होगा। तो मैं कॉस्मिक रैंक स्टेज पर पहुंचने के बाद तुरंत इस जगह पर वापस आऊंगा। ज़ेरास ने खुद से कसम खाए और वह मुड़ा और तैरना जारी रखा। 2 घंटे बाद ऊर्जा 100/765। ज़ेरास ने सिस्टम की अधिसूचना को देखा और अपनी ऊर्जा को देखा जो लगभग समाप्त हो गई थी। वह लगभग 3 घंटे से तैर रहा था और फिर भी उसने पास की जमीन के संकेत को भी नहीं देखा। क्या मैं आज यहाँ सचमुच मर रहा हूँ? ज़ेरास ने खुद से पूछा। जब वह और भी तेजी से आगे बढ़ा तभी अचानक ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिससे जिन ने अपना सिर उठाया और उसके मछली जैसे चेहरे पर अब तक की सबसे खूबसूरत मुस्कान फैल गई। यही कारण है कि मुझे यह पसंद है। वे बिल्कुल सही समय पर दिखाई देते हैं, ज़ेरास ने खुद से कहा जब उसने अपने ठीक ऊपर एक गोलाकार प्रारूप में 3 अंतरिक्ष यान उड़ते हुए देखे। हम अब सुरक्षित हैं राजकुमारी, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगी, ज़ेरास ने राजकुमारी डायना से कहा जब उसने उसे अपने मुंह से पूरी ताकत से थूका, जिससे वह तुरंत पानी से बाहर उड़ गई, जबकि ज़ेरास की आकृति भी उसके पीछे पीछे चली गई। वे दोनों वापस पानी की सतह पर उतरे। राजकुमारी डायना उसकी पीठ पर उतरी, जबकि ज़ेरा का चेहरा और शरीर संक्षारक पानी में धकेल दिया गया, क्योंकि उसके चेहरे के संक्षारक होने की तीखी आवाज़ ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। वे वहाँ हैं, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। एक ईआईए अधिकारी तुरंत रस्सी लेकर नीचे कूद गया और उसने राजकुमारी डायना और ज़ेरास को उठाया। इससे पहले कि रस्सी ने उन तीनों को वापस ऊपर खींच लिया और ज़ेरास को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया, उसका चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से क्षत विक्षत और झुलसा हुआ था। हमने आखिरकार मिशन पूरा कर लिया है, बेस पर वापस जाएं, एक ईआईए अधिकारी की उत्साहित आवाज़ गूंजी, क्योंकि तीनों अंतरिक्ष यान तुरंत ईआईए बेस की ओर वापस चले गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूरे ईआईए बेस में खुशी की एक जोरदार आवाज़ गूंज उठी, क्योंकि युद्ध में भेजे गए सभी सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहा गया था और ऐसा केवल एक ही कारण से हो सकता था। ईआईए के एक कैडेट द्वारा मिशन पूरा करने की खबर पहले से ही पूरे ईआईए बेस और सभी ईआईए अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी, भले ही मिशन के उच्च अधिकारियों ने सूचना को दबाने की पूरी कोशिश की हो। यह असंभव था। यह आश्चर्यजनक समाचार था कि नए कैडेटों में से एक, जिसका आरंभिक उद्देश्य ईआईए अधिकारियों के लिए सहायता के रूप में कार्य करना था, अंततः वही था जिसने मिशन को पूरा करना सुनिश्चित किया। तो ईआईए ने आखिरकार मिशन पूरा कर लिया। राजकुमारी वास्तव में होम्बन बस्ती में थी। एक महिला की शक्तिशाली आवाज़ पूरे अमेज़नियन महल में गूंज उठी, महल की दीवारों को उन दुनियाओं में निहित शक्ति की मात्रा से हिलाकर रख दिया। अमेज़न रिलेशन स्टोन कभी झूठ नहीं बोलता, मैट्रियार्क, एक बूढ़ी महिला की आवाज़ ने कहा, जिसके सुनहरे बाल और पूरी तरह से सफ़ेद आंखें थीं। उसके सामने एक छोटी सी सफ़ेद चटाई रखी हुई थी जहां एक सुनहरे रंग की चट्टान अजीब शिलालेखों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। मैंने हमेशा सोचा है कि अमेज़न की पुरानी कला अप्रचलित थी। आपने अमेज़न के पुराने तरीकों के बारे में मेरा नज़रिया बदल दिया है, शानियान। तुमने मेरा अनुग्रह अर्जित किया है, कुलमाता ने कहा, जिसके कारण वृद्ध महिला ने जवाब में सिर झुकाया। अब समय आ गया है कि हम उन्हें दिखाएं कि हम अमेज़न का क्रोध कितना भयानक है, कुलमाता ने कहा, जैसे ही उसके चारों ओर की पूरी हवा अचानक दरारों में घिर गई और उसके चारों ओर एक अराजक स्थान दिखाई दिया, जिससे पता चला कि अंतरिक्ष भी सीधे तौर पर उसके आभामंडल से ही प्रभावित हुआ और ढह गया। मेरी बेटी का अपहरण करना और मुझे ये बताना कि उन्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ नहीं पता। छी, मुझे लगता है कि हम अमेज़न बहुत लंबे समय से थोड़े शांत रहे हैं और दुनिया अब हमें एक नर्म अनुमति के रूप में लेती है। अब समय आ गया है कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम 9 परिवारों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर कैसे पहुंचे हैं। निरामा और विरामा, उसकी पुकार पर अंतरिक्ष में तुरंत हलचल मच गई।
क्योंकि दो अटैक्स प्रकट हुए और दो महिला आकृतियां पूरी तरह से कवच में ढंकी हुई और विशाल सुनहरे भाले पकड़े हुए कमरे में तुरंत प्रकट हुईं। हाँ, कुलमाता, उनकी आवाज़ जो किसी भी आदमी को तुरंत अपने घुटनों पर पेशाब करने पर मजबूर कर देती, उनमें से असंभव मात्रा में हत्या के इरादे से भरी हुई गूंज उठी। हाँ, कुलमाता, उनकी आवाज़ जो किसी भी आदमी को तुरंत अपने घुटनों पर पेशाब करने पर मजबूर कर देती, उनमें से असंभव मात्रा में हत्या के इरादे से भरी हुई गूंज उठी। हम ग्रह की यात्रा करें। इसमें रहने वाले हर इंसान को इतिहास में बदल दो और फिर मुझे उस बच्चे का सिर लाओ जिसे वे शमन कहते थे। अपनी आज्ञा पूरी समझो मेरी रानी। एक बार फिर से अंधेरा भंवर खुल गया और दोनों महिला योद्धा भंवर में प्रवेश कर गईं और गायब हो गईं। निरामा और विरामा, अमेजन डेथ नाइट्स के नामों में से एक जो पूरी दुनिया को चंद मिनटों में बर्बाद कर सकता है। एक ऐसा नाम जो सबसे शक्तिशाली पावरहाउस के दिल में भी डर पैदा कर देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ेरा के सिर में एक चुभने वाला दर्द गूंज उठा जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने ऊपर सफ़ेद छत को देखा। कमरे के चारों ओर अलग अलग चिकित्सा उपकरणों और अपने शरीर के चारों ओर अलग अलग प्लास्टर को देखते हुए वह धीरे धीरे होश में आया। तुम्हारा पुनर्जन्म बहुत प्रभावशाली है, लड़के। ज़ेरा की नज़र एक महिला के अंत पर पड़ी, जहां सुनहरे रंग की शाही पोशाक पहने एक सुनहरे बालों वाली महिला दिखाई दे रही थी। राजकुमारी डायना।